गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम 5B से डिनोट कर रहे हैं। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने 5 के नीचे कैपिटल E लगाकर डिनोट किया था। 5E से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, 5B से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। 5 के नीचे B लगाने का मीनिंग ये हुआ कि ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B के लिए बताया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E के लिए बताया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम 5 के नीचे सबस्क्रिप्ट में कैपिटल E लिखते हैं, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स में 5 के नीचे सबस्क्रिप्ट में कैपिटल B लिखा जाता है। क्लियर है? तो 5B है मैग्नेटिक फ्लक्स, 5E होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में बात की थी। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो हमने डेफिनेशन बताई थी, वही डेफिनेशन यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया जाता था, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताया जाता है। तो देखिए, डेफिनेशन की हम बात करते हैं। अज्यूम कीजिए कि ये कोई सरफेस है, इसका सरफेस एरिया जो है वो कैपिटल S है। ये सरफेस इस मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B वेक्टर में पुट करा हुआ है, रखा हुआ है। तो इस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती है? इससे नॉर्मली और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। देखिए, हमने यहाँ कहा भी है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। नॉर्मल का मीनिंग यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन से है। देखिए, ये सरफेस है, इस सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन हमने इस ओर बता रखी है। ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन है, लिखा भी है हमने नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन में ही किसी सरफेस का सरफेस एरिया कैपिटल S वेक्टर बताया जाता है। तो ये इस सरफेस का एरिया तो है S, लेकिन इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं बताऊं, इसके एरिया को एज ए वेक्टर लिया जाता है। तो एरिया वेक्टर S वेक्टर की मैं डायरेक्शन बताऊं तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में बताया जाता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में ये S वेक्टर है। क्लियर बात? तो ये S वेक्टर की डायरेक्शन मैंने बता दी है। अब फील्ड की डायरेक्शन हमने इस ओर अज्यूम कर रखी है, ये अज्यूम्ड डायरेक्शन नहीं है। ये जो सरफेस रखा हुआ है, इस सरफेस के प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर बात? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज उस सरफेस का जो प्लेन है, उस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, पर नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में है। और ये वाली हमने अज्यूम की है कि फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो देखिए, ये वाली जो फील्ड लाइंस है, यहाँ मैंने एक ही फील्ड लाइन यहाँ बताई है, यहाँ बहुत सारी फील्ड लाइंस होगी जो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की है। क्लियर बात? तो ये फील्ड की डायरेक्शन है और फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जा रही है, इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही है। लेकिन इस सरफेस को ये जो फील्ड लाइन है क्रॉस कर रही है, वो नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस नहीं कर रही है। इसकी नॉर्मल डायरेक्शन तो ये है, जबकि डेफिनेशन में हम वर्ड यूज में ले रहे हैं क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। तो ये वाली फील्ड लाइन जो है, इस सरफेस को नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस नहीं कर रही है। नॉर्मल डायरेक्शन में तो क्रॉस करती तो इस ओर से निकल कर जाती। तो हमें इस फील्ड का इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट लेना होगा। तो देखिए, B का हमने कंपोनेंट लिया है इस डायरेक्शन में। इट मीन्स एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट लिया है फील्ड का। तो उसका वो कंपोनेंट बताया हमने B cos थीटा। ये वाला एंगल हमने थीटा बताया है यहाँ, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B वेक्टर एंड एरिया वेक्टर S वेक्टर। ये जो एरिया वेक्टर हमने बताया है, जो कि नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो वो वाला एंगल थीटा बताया है। तो इतना हम जानते हैं कि थीटा की ओर वाला जो कंपोनेंट होता है वो कोस कंपोनेंट होता है। तो B का ये कंपोनेंट हो गया B cos थीटा। क्लियर बात? तो देखिए,
इस फील्ड का इतना पार्ट, कितना पार्ट, बी कोस थीटा पार्ट जो है वो इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। ये फील्ड तो नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन इस फील्ड का जो हमने कंपोनेंट लिया बी कोस थीटा वो इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। क्लियर बात। तो हम जब फॉर्मूला बनाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी के लिए तो हमें बी नहीं लेना है, हमें बी कोस थीटा लेना है। तो बी कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एस से, इस सरफेस का जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बी कोस थीटा को एस से। देखिए यहाँ किया है, बी कोस थीटा को एस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा इस सरफेस के लिए। इस सरफेस से पास होने वाला, इस सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर है बात। देखिए, इट इज़ मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन, इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन यही है। तो नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग इस फील्ड का कंपोनेंट है बी कोस थीटा, वो हमें लेना है। क्यों लेना है ये? क्योंकि डेफिनेशन हमें यही बोल रही है कि आपको वो फील्ड लाइंस बतानी है जो कि इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही है। क्लियर बात। इसलिए हमें बी कोस थीटा लेना होगा। तो बी कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई सरफेस और एरिया ऑफ दिस सरफेस, तो वो एस लिया है हमने। एरिया को हम कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं या हमने कैपिटल एस से डिनोट किया है। क्लियर है। अब देखिए, फाइव बी को मैं फाइव ही लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे फाइव बी लिख लीजिए, फाइव लिख लीजिए। क्लियर बात। वो तो कन्फ्यूजन तब होता है जब किसी टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो, तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए हमें एक के नीचे ई लगाना होता है, एक के नीचे बी लगाना होता है। यहाँ फ़िलहाल हम मैग्नेटिक फ्लक्स की ही बात कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं करेंगे। तो फिर हम इस फाइव बी को फाइव ले सकते हैं। क्लियर है। वैसे फाइव बी ही होता है इसके लिए नोटेशन। तो फाइव इज इक्वल टू बी एस कोस थीटा हो गया। अब इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसकी बात हमने क्लास 11th में की भी है। क्लास 11th में हमने वेक्टर्स के दो प्रोडक्ट्स की बात की है। दो टाइप के प्रोडक्ट बताए थे हमने वेक्टर्स के लिए, एक स्केलर प्रोडक्ट जो कि दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाकर बताया जाता है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट जो कि दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगाकर बताया जाता है। क्लियर बात। तो देखिए, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर एस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल है। अब देखिए, ये स्केलर प्रोडक्ट से मिला है, ये जो मिला है हमें इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट से मिला है। और क्लास 11 से हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट से जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है वो भी स्केलर होती है, वो स्केलर होती है। इसीलिए हमने फाइव पर वेक्टर नहीं लगाया है। क्लियर बात। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्लियर बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ही थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ बी के प्लेस पे ई आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आता है, कैपिटल ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है उसके लिए फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये डायग्राम क्लियर कर दिया है मैंने, बता दिया है, ये फॉर्मूला आ गया है। थीटा हमने किस किस के बीच का एंगल बताया, डायग्राम में देख सकते हैं, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एस वेक्टर। क्लियर बात। लेकिन आपको यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान रखनी है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ही उस सरफेस का जो प्लेन है, इस सरफेस का जो प्लेन है उस प्लेन की नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। नॉर्मल डायरेक्शन में तो होती ही होती है, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में भी किस ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर। नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम इसकी डायरेक्शन बता के चलते हैं। क्लियर बात। देखिए कैसे, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस, एक ये सरफेस, ये दो सरफेस है। तो इस सरफेस के लिए मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताऊंगा इस ओर वाली सरफेस के लिए। तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इसके लिए इस ओर बनेगी, इस ओर बनेगी। दिख रहा है आपको, इस ओर ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन है। जबकि इस वाली सरफेस के लिए, इस ओर वाली सरफेस के लिए अगर मैं नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो फिर वो इस ओर होगी, यूँ होगी। क्लियर बात।
देखिए बताया भी है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड टू द गिवन सरफेस। फिर स्पेशल केस में हमने दो केस लिए हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का केस, एक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का केस। देखिए व्हेन प्लेन इज प्लेस्ड नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो फॉर्मूला हमें मिला है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्लेन सरफेस, कोई प्लेनर सरफेस जिसका सरफेस एरिया कैपिटल एस है उसके लिए है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी में एक प्लेन सरफेस जिसका सरफेस एरिया कैपिटल ए है वो रखा हुआ हो तो उस केस में उस प्लेन सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ये है। क्लियर बात। ये नॉन प्लेनर सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एंड नॉन प्लेनर सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। ये किसके लिए बताया मैंने, सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो और फील्ड हो यूनिफॉर्म। क्लियर है। देखिए यहाँ बताया भी है, इसी फॉर्मूले के हम दो केसेस की बात कर रहे हैं। व्हेन प्लेन सरफेस इज प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। देखिए इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप इस तरीके से एज्यूम करके चलिए। मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, ये पेन का जो पॉइंटर है इस ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बता के चल रहा हूँ। क्लियर बात। और ये पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस की फॉर्म में होगा क्योंकि मैंने इस फील्ड को यूनिफॉर्म बोला है। क्लियर बात। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई सरफेस रखी हुई है। देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई सरफेस है, इस वाली सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये सरफेस ये सरफेस इस तरीके से रखी हुई है कि इस सरफेस का जो ये प्लेन है, ये जो सरफेस है वो फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इट मीन्स फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड के परपेंडिकुलर कोई सरफेस रखा हुआ है। क्लियर बात। अब इसके लिए एरिया वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो फील्ड की डायरेक्शन तो मैंने बता ही दी है इस पेन से। क्लियर बात। अब इस सरफेस के लिए अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताऊं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अभी मैंने बताई थी नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस सरफेस के लिए नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन यही होगी जो कि अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर की डायरेक्शन बताई है। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर की डायरेक्शन तो हमने ली है इस ओर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस ओर होती है। तो इस केस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है कैपिटल बी वेक्टर, उसी डायरेक्शन में उस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर होगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण इन दोनों के बीच का एंगल जो हमने थीटा बताया था वो 0 डिग्री होगा इस केस में। कब? जब प्लेन सरफेस जो है यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर पुट करा हुआ हो। क्लियर बात। तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, नॉर्मल रखा हुआ है कौन? प्लेन सरफेस किसके? यूनिफॉर्म फील्ड के। तो उस केस में थीटा 0 डिग्री होता है। देखिए नॉर्मल के लिए थीटा 0 डिग्री है, पैरेलल के लिए थीटा 90 डिग्री है। पैरेलल के लिए थीटा 90 डिग्री कैसे है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। पहले एंगल ही बता देता हूँ फिर हम फ्लक्स की बात कर लेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड फिर से मैं उसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ जिस डायरेक्शन में अभी हमने लिया था। मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में है। क्लियर बात। और ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये पेज कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस ये प्लेन सरफेस जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इस ओर है इसमें रखा हुआ है। क्लियर बात। तो देखिए फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अभी इस पेज को मैंने लिया है प्लेन सरफेस, तो इस पेज का एरिया कैपिटल एस है। तो एरिया वेक्टर हम इस पेज के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में बताएंगे। इस पेज के लिए नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन ये होगी। क्लियर बात। इस पेज का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली होगी, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इस पेज के लिए। क्लियर बात। और नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही हम एरिया वेक्टर बताते हैं। तो इस प्लेन सरफेस का जो कि मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी वेक्टर में इसके पैरेलल रखा हुआ है। पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ? देखिए इसका जो प्लेन है, इस पेज का जो प्लेन है वो पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब
सरफेस इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो कि उस सरफेस का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड में ही लाई करता हो, तो उस केस में एरिया वेक्टर तो इस ओर ही बताया जाएगा। तो एरिया वेक्टर है इस ओर, फील्ड है इस ओर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि फील्ड है इन प्लेन ऑफ पेज, एरिया वेक्टर है नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है पेज की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर, और पेज के प्लेन में ही है फील्ड वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये हमने यहाँ बताया भी, ये देखिए बी वेक्टर इस ओर, एरिया वेक्टर इसके लिए हमने ए वेक्टर बोल दिया है। यहाँ पर ए वेक्टर नहीं बोलना है, इसको हमें एस वेक्टर ही बोल के चलना है, क्योंकि हमने एस लिया था। आप ए ले लीजिए, एस ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखिए बाई मिस्टेक कुछ जगह ए बोल दिया है उसको, कुछ जगह एस बोल दिया है। आपको हर जगह या तो उसको ए ही लेकर चलना है या हर जगह उसको एस ही लेकर चलना है। क्लियर है बात? तो जब आप इससे नोट्स बनाएं तो आप इसको हर जगह एस वेक्टर कर लें। क्लियर बात? जहाँ भी ए लिखा हुआ है वहाँ एस कर लें, जहाँ भी ए वेक्टर लिखा हुआ है वहाँ एस वेक्टर कर लें। क्लियर बात? दोनों में से एक ही नोटेशन हमें यूज में लेना है। एक ही टॉपिक में दो नोटेशन हम यूज नहीं ले सकते। या तो आप ए लीजिए या एस लीजिए, दोनों ही सही है, लेकिन एट ए टाइम केवल एक। तो यहाँ एस समझ के चलिए आप, ये दोनों पैरेलल थे तो पैरेलल केस के अंदर इस फॉर्मूले से अगर मैं इस सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो फाई इक्वल टू बी एस कोस थीटा, थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री इस केस में 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री होता है +1, तो ये फाई इक्वल टू बी ए हो गया। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्लेन सरफेस फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हो, फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो, फील्ड के नॉर्मल रखा हो, तो उस केस में थीटा तो होगा 0 डिग्री और फ्लक्स होगा मैक्सिमम, जिसका वैल्यू हमने बताया है फाई इक्वल टू बी ए। क्लियर है बात? लेकिन अगर कोई प्लेन सरफेस किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड यहाँ भी यूनिफॉर्म है, फील्ड यहाँ भी यूनिफॉर्म है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ही बताया है। यूनिफॉर्म फील्ड में किसी प्लेनर सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स, तो ये भी प्लेन सरफेस फील्ड है यूनिफॉर्म, ये भी प्लेन सरफेस फील्ड है यूनिफॉर्म। तो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में कोई प्लेन सरफेस इस तरीके से रखा हुआ हो कि उस सरफेस का जो प्लेन है वो पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तो उस केस में थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा तो होगा 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है उस प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन में बताया जाता है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। और इस फॉर्मूले के अंदर जो एंगल आता है, ये जो एंगल आता है वो बी वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच का एंगल है। देखिए यहाँ एस वेक्टर ज्यूम करके चलिए, अभी मैंने उसकी बात कर ली है। तो बी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एस वेक्टर जो इस केस में होगा कब, जब प्लेन सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड के पैरेलल रखी हुई हो, उस केस में थीटा 90 होगा। तो इसी फॉर्मूले में थीटा के प्लेस में 90 डिग्री पुट कर दीजिए, कोस 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए फाई इक्वल टू 0 मिलेगा। इट मीन्स अगर कोई प्लेन सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के पैरेलल पुट करा हुआ है, फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, तो उस केस में उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। उससे कोई फील्ड लाइन उसको नॉर्मली क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि फील्ड, देखिए फील्ड की डायरेक्शन ये है, फील्ड का हम कंपोनेंट लें इस प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो बी का कंपोनेंट लूँ मैं एस वेक्टर के अलोंग इस ओर, तो वो होगा बी कोस 90 डिग्री, बी कोस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है। इट मीन्स इस फील्ड का कोई कंपोनेंट इस सरफेस से नॉर्मली पास नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? इसीलिए इस केस में इससे लिंक्ड फ्लक्स होगा 0। यहाँ लिंक्ड फ्लक्स हमने बताया था मैक्सिमम, क्योंकि कोस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 डिग्री पे ही होता है +1। क्लियर है बात? तो ये हमने स्पेशल केसेस की बात करी, फर्स्ट केस, सेकंड केस। ऐसी ही बातें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हमने की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में। अब देखिए यहाँ हमने जो फॉर्मूला बताया, ये वाला जो फॉर्मूला हमने बताया है वो उस केस में बताया है जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, या जो सरफेस है जो कि फील्ड में पुट करी गई है वो नॉन प्लेनर सरफेस है। इट मीन्स किस किस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कब अप्लाई करते हैं हम इसको, जब या तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब, या फील्ड यूनिफॉर्म हो,
लेकिन वो जो सरफेस है वो नॉन प्लेनर हो तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और थर्ड केस क्या है, दोनों ही चीज़ें हों, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, सरफेस जो है नॉन प्लेनर सरफेस हो। क्लियर है बात। फर्स्ट केस कौन सा बताया मैंने, फर्स्ट केस वो बोला जिसमें फील्ड तो यूनिफॉर्म है लेकिन सरफेस जो है वो नॉन प्लेनर है। सेकंड, सरफेस तो प्लेनर है लेकिन फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। थर्ड, सरफेस नॉन प्लेनर है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्लियर बात। देखिए फॉर्मूला कैसा है, ये कोई नॉन प्लेनर सरफेस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी वेक्टर में रखा हुआ है। अब इसका मैंने ये अभी नॉन प्लेनर सरफेस हमने बताया, तो नॉन प्लेनर सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर, इट मीन्स इसके जो एरिया एलिमेंट है, हम इस सरफेस को, इस पूरी सरफेस कैपिटल एस को कई छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स डीएस से मिलकर बना मान सकते हैं। तो इसके सभी डीएस एरिया एलिमेंट्स के लिए बी वेक्टर एंड डीएस वेक्टर के बीच की जो डायरेक्शन होगी, इट मीन्स जो एंगल थीटा होगा वो सेम नहीं होगा क्योंकि ये सरफेस जो है नॉन प्लेनर सरफेस है। नॉन प्लेनर सरफेस को यूँ समझिए, देखिए ये यूँ था तो ये प्लेनर था, लेकिन यूँ हो गया है तो ये नॉन प्लेनर है। अब यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताऊँगा तो यहाँ नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इस ओर है, यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताऊँगा तो वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इस ओर है। क्लियर बात। यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताऊँ यहाँ के लिए, यहाँ वाले एरिया एलिमेंट के लिए, तो उसके लिए नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इस ओर होगी। क्लियर बात। यहाँ वाले एरिया एलिमेंट के लिए डायरेक्शन बताऊँ तो उसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी। क्लियर बात। तो अगर कोई सरफेस प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर सरफेस है, तो उसके अलग अलग एरिया एलिमेंट्स की जो डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। क्लियर बात। इट मीन्स इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन जो है डीएस वेक्टर की डायरेक्शन हमने इस ओर बताई है, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इसके लिए इस ओर बताई है। तो यहाँ हम जो एरिया एलिमेंट लेंगे डीएस, उसके लिए नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन हो सकता है इस ओर हो। क्लियर बात। तो उस केस में बी वेक्टर एंड डीएस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो सभी एरिया एलिमेंट्स के लिए इक्वल नहीं होगा। इट मीन थीटा कांस्टेंट नहीं होगा उस केस के अंदर। जबकि प्लेनर सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में पुट करा हुआ हो तो उस केस में थीटा कांस्टेंट होता है, तो फिर कोस थीटा भी कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म फील्ड है ही। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेनर सरफेस पुट करा हुआ हो तब मैं बताऊँ इस फॉर्मूले को, तो फिर यूनिफॉर्म फील्ड है तो भी बाहर आ जाएगा। यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेनर सरफेस पुट करा हुआ है, प्लेन सरफेस पुट करा हुआ है, तो उस केस में थीटा भी कांस्टेंट होगा। थीटा कांस्टेंट कैसे होगा, देखिए ये प्लेन सरफेस है तो यहाँ वाले एरिया एलिमेंट के लिए एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन बताऊँगा तो ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इस ओर, यहाँ वाले के लिए बताऊँ तो भी नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इसी ओर, यहाँ वाले के लिए बताऊँ तो भी नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इसी ओर। क्लियर बात। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई प्लेन सरफेस पुट करा हुआ है तो उस केस में बी वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो उस पूरे सरफेस के सभी एरिया एलिमेंट्स के लिए सेम होता है। इट मीन्स थीटा कांस्टेंट होता है तो कोस थीटा कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म फील्ड है, बी बाहर आ गया तो कोस थीटा कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो बी कोस थीटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, फिर डी एस का इंटीग्रेशन एस हो गया, तो वो फॉर्मूला बन गया बी कोस थीटा इंटू एस, बी एस कोस थीटा, जो कि पिछले पेज पे हमने डायरेक्ट बताया था बी एस कोस थीटा। तो बी एस कोस थीटा फॉर्मूले के लिए मैंने बोला भी था कि ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब यूनिफॉर्म फील्ड में कोई प्लेन सरफेस पुट करा हुआ हो। ये वाला फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूला बोल सकते हैं आप इसको। ये सभी केसेज में एप्लीकेबल है, सभी केसेज में एप्लीकेबल है। ये तब भी एप्लीकेबल है जब फील्ड यूनिफॉर्म हो और सरफेस जो है वो प्लेन हो। अभी मैंने बता दिया है, फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी को बाहर ले लीजिए। अब प्लेनर सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में पुट करा हुआ है तो कोस थीटा भी कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा तो बी कोस थीटा बाहर आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा तो वो बी एस कोस थीटा फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि पिछले पेज पे हमने डायरेक्ट बताया है। क्लियर बात। तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये तो जनरल फॉर्म है, ये सभी केसेज के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इस फॉर्म में, इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम इसको अप्लाई तभी करते हैं जब या तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, सरफेस प्लेन हो, या सरफेस नॉन प्लेनर हो, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, या फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, सरफेस भी नॉन प्लेनर हो। कोई नॉन प्लेनर सरफेस किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करा हुआ है तो फिर उस केस में ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ मैंने बता दी ये बात। देखिए तो ये वाला एरिया एलिमेंट मैंने लिया है
डी एस की डायरेक्शन मैंने बता दी है, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन मान लीजिए इस ओर बनी इसकी डी एस वेक्टर, फील्ड की डायरेक्शन अज्यूम कर रखी है हमने इस ओर, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ वाला एंगल थीटा है। तो बी का कंपोनेंट लूँगा मैं इस नॉर्मल डायरेक्शन में, तो बी का कंपोनेंट हम इस ओर लेंगे बी का कंपोनेंट, तो वो होगा बी कोस थीटा। थीटा की ओर वाला कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है, तो ये बी कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात। हमने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया है, देखिए प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, वो यहाँ जाकर मिला तो यहाँ एरो लगा रखा है मैंने। तो ये कंपोनेंट जो है वो बी कोस थीटा कंपोनेंट है इस एरिया वेक्टर की। ये जो स्मॉल एरिया वेक्टर डी एस लिया है हमने, एरिया एलिमेंट जो है डी एस, उसकी नॉर्मल डायरेक्शन जो है उसके अलोंग कंपोनेंट है फील्ड का बी कोस थीटा। क्लियर बात। डेफिनेशन में हमने बताया था कि हमें इस एरिया एलिमेंट को नॉर्मल क्रॉस करने वाली, नॉर्मल पास होने वाली फील्ड लाइंस लेनी है। तो नॉर्मल पास ये नहीं हो रहा है, नॉर्मल पास तो ये हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन हम इस ओर बता रहे हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में ही होती है, तो एरिया वेक्टर जिस ओर है उसी डायरेक्शन में है नॉर्मल डायरेक्शन, तो उसी के अलोंग में बी का कंपोनेंट लेना होगा बी कोस थीटा। तो अब मल्टीप्लाई हम बी कोस थीटा को किससे करेंगे, डी एस से, तो बी कोस थीटा को डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है यहाँ हमने बताया है, देखिए परपेंडिकुलर लिया है, बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया है। किसकी नॉर्मल डायरेक्शन में, इस एरिया एलिमेंट की नॉर्मल डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट लेना है, जो कि बी कोस थीटा है। तो बी डी एस कोस थीटा बन गया, ये कौन, डी फाई। इस एरिया एलिमेंट से, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने डी फाई से डिनोट किया है। क्लियर बात। डी फाई इक्वल टू बी डी एस कोस थीटा हो गया, बी डी एस कोस थीटा हो गया, जिसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में हम बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर बात। तो ये तो केवल इस एक एरिया एलिमेंट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स मिला डी फाई। अगर हमें इस पूरे सरफेस एस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, तो ऐसे ही हमें हर एरिया एलिमेंट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा। हर एरिया एलिमेंट पर फील्ड की डायरेक्शन देखिए, हर एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन देखिए, दोनों के बीच का एंगल देखिए, फिर बी कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए डी एस से। इस तरीके से आप हर एरिया एलिमेंट के, इस सरफेस के हर एरिया एलिमेंट डी एस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई कैलकुलेट कीजिए, फिर सबका सम कर दीजिए। तो छोटे छोटे पार्ट्स का सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज में लेते हैं। क्लियर बात। तो ये छोटा सा पार्ट ही है, इन छोटे छोटे पार्ट्स का सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज में ले रहे हैं। देखिए पूरी सरफेस पर हमने इंटीग्रेट कर दिया है इस डी फाई को। इट मीन्स हर एरिया एलिमेंट से, इस सरफेस पर जितने भी एरिया एलिमेंट्स हैं उन सब एरिया एलिमेंट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स आप निकाल लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए पूरी सरफेस पर। क्लियर बात। तो हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस मिल जाएगा। क्लियर बात। डी फाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये एस लिख दिया है। एस किस लिए लिखा है मैंने बता दिया, एस नहीं लिखे तो भी चलेगा। एस तो ये बता रहा है कि पूरी सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, पूरी सरफेस का एरिया हमने कैपिटल एस बता रखा है। तो ये हो गया, ये फाई का फॉर्मूला मिल गया। बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के प्लेस पे मैं बी डी एस कोस थीटा भी पुट कर सकता हूँ। तो ये जनरल फॉर्मूला है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इसकी बात होगी है, क्योंकि फ्लक्स जो है, फाई जो है, इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल है, इसीलिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। फिर इसके यूनिट्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट की बात करें, तो देखिए फॉर्मूला ये था, फॉर्मूले से ही यूनिट मिलेगी हमें। बी जो है, पहले हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, फिर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। इसका एसआई यूनिट हम बता के चल रहे हैं वेबर, जिसे डब्ल्यू बी से डिनोट कर रहे हैं। सीजीएस यूनिट हम बोल के चल रहे हैं मैक्सवेल, जिसे एम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से बनाते हैं हम, पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है। एरिया जो है उसका एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट हो गया है। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को ही हम वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबर, जिसके लिए शॉर्ट में नोटेशन लेते हैं डब्ल्यू बी। टेस्ला के लिए टी, मीटर स्क्वायर के लिए एम स्क्वायर, वेबर के लिए डब्ल्यू बी। यहाँ वन लगाते हैं, यहाँ वन लगाते हैं, तो देखिए 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये 1 वेबर के इक्वल हमने बता दिया है। तो इसका ऐसा यूनिट हमने वेबर बताया। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो क्या होता है? वेबर होता है। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो बी का जो
CGS यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट गाउस होता है। इसको गॉस बोल सकते हैं, गाउस भी बोल सकते हैं। तो गाउस होता है। फिर एरिया का CGS यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वहाँ मीटर स्क्वायर था, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ टेस्ला था, यहाँ गाउस है। तो गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका CGS यूनिट है, जिसको हम नए नाम से बोल रहे हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है, उसी के रेस्पेक्ट में इसका जो नाम है वो रखा गया है। गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मैक्सवेल बोलते हैं। इसके लिए शॉर्ट में नोटेशन है G, कैपिटल G। इसके लिए CM स्क्वायर, इसके लिए MX। तो G इंटू CM स्क्वायर एम, ये किसके इक्वल होगा? MX के। फिर हमने इस तरह 1 लिख दिया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो 1 MX इजिकल टू 1 G इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से आप 1 वेबर 1 मैक्सवेल की डेफिनेशन बना सकते हैं, जो मैं बना के नहीं बता रहा हूँ। ऐसी डेफिनेशंस की हमने बात की है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का कोई सरफेस 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में पुट करा हुआ है, तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो 1 वेबर होगा। 1 वेबर होगा, ऐसे यहाँ भी बता सकते हैं। तो ऐसा ही यूनिट बताया वेबर, CGS यूनिट बताया मैक्सवेल। क्लियर बात? अब हम मैक्सवेल एंड वेबर में रिलेशन देखेंगे कि 1 वेबर कितने मैक्सवेल के इक्वल होता है। यहाँ देखिए हमने कोस थीटा का कोई यूनिट नहीं बताया, क्योंकि कोस थीटा का यूनिट होता ही नहीं है। कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस जो है वो भी मीटर में, हाइपोटेनियस भी मीटर में। ये दो ट्राइंगल की 2 साइड्स का रेशियो है। तो साइड्स का रेशियो है, तो साइड के यूनिट से साइड का यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कोस थीटा यूनिट लेस है, इसलिए कोस थीटा की यूनिट की हमने दोनों जगह बात नहीं की है। तो रिलेशन देखिए, रिलेशन में हमने 1 वेबर अभी बताया था, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर बताया था। 1 टेस्ला के अंदर 10 की घात 4 10 टू द पावर 4 गाउस होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गाउस। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे होता है? देखिए 1 मीटर स्क्वायर को आप 1 मीटर इंटू 1 मीटर पुट कर सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 100 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 8 गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है। गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को अभी हमने बोला था मैक्सवेल। तो 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल हो जाएगा। ये 1 वेपर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर बात? अब यहाँ हमने पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स की बात की है। पॉजिटिव फ्लक्स कब बोला जाएगा? जब B वेक्टर एंड S वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो cos 0 डिग्री +1 होता है। तो उस केस में फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव फ्लक्स कब बोलेंगे? जब B वेक्टर हो इस ओर और जो एरिया वेक्टर हम बताते हैं नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन हो इस ओर, तो उस केस के अंदर ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इस ओर है। तो इस केस में दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। cos 180 डिग्री -1 होता है। तो ये फ्लक्स जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्लियर बात? यही बात हमने यहाँ बता रखी है। फिर यहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई E इक्वल टू EX cos थीटा, उससे कंपेयर करके यहाँ बताया BS cos थीटा, वहाँ होता था ES cos थीटा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया दोनों जगह, cos थीटा दोनों जगह। यहाँ यूनिट वोल्ट इंटू मीटर होता था, यहाँ यूनिट वेव